हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नीलोफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे भाषा बौद्ध में प्रवीणता का मूल्यांकन के बारे में। ये हमारी हिंदी पेडागोजी की चैप्टर वाइज सीरीज स्टार्ट हुई है। तो अगर हम बात करें इस हिंदी पेडागोजी की, तो हमने ये 7 चैप्टर तक कंप्लीट करा चुकी है। चैप्टर वाइज सीरीज स्टार्ट हुई है जिसमें हम कोशिश यही करते हैं कि इजी वे में आप चीज़ें समझ जाएं। ठीक है, तो बात करें हमारे चैप्टर के बारे में, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए हमने इसे पार्ट्स में डिवाइड किया है। अगर आप देखेंगे, मूल्यांकन आपका सीडीपी में भी आता है और लैंग्वेज पेडागोजी में तो आपका आता ही आता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए देख सकते हो कि ये कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर है, चाहे आपकी लैंग्वेज पेडागोजी की बात हो या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट की बात हो। ठीक है, तो हम बात करें हमारे चैप्टर के बारे में, तो देखिए इस चैप्टर को फर्स्ट पार्ट में इसके अर्थ, इसका मीनिंग क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, ये सब हमने डिस्कस किया है। सेकंड पार्ट में हमने डिस्कस किया है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, किस तरीके से ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कैसे करता है शिक्षण प्रक्रिया में, और किस तरीके से हमें बच्चे का मूल्यांकन करना चाहिए। ठीक है, अब थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इसके कि मूल्यांकन की विधियां क्या होती हैं, मतलब किन किन तरीकों से हम जांच सकते हैं बच्चे ने क्या सीखा, किस तरीके से सीखा और वो क्या सीख सकता है। ठीक है, तो मूल्यांकन बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि आप जानते हैं, मूल्यांकन का अर्थ होता है मूल्य का आंकलन करना। ठीक है, मतलब जांचना कि बच्चा किस तरीके क्या चीज़ सीख चुका है या फिर क्या नहीं सीख पाया। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं हिंदी पेडागोजी के बारे में, तो हम इसमें बात करते हैं बच्चे की भाषा पर। ठीक है, बच्चा भाषा में उसके जो चारों गुण हैं, चारों कौशल हैं, उन चारों कौशलों में वो बच्चा किस तरीके से अपनी भाषा का प्रयोग कर रहा है, वो सुनने में कितना सक्षम है या फिर बोलने में कितना सक्षम है या फिर लिखने में कितना सक्षम है या फिर पढ़ने में कितना सक्षम है, ये सारे कौशल को जांचना ही मूल्यांकन कहलाता है आपका। तो हम आज बात कर लेते हैं मूल्यांकन के बारे में कि मूल्यांकन को किस तरीके से हम जांच सकते हैं। देखिए, इसकी विधियों के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करती है वो करती है परीक्षा। परीक्षा जैसे जब हम किसी बच्चे की एग्जाम्स लेते हैं या टेस्ट लेते हैं, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, एग्जाम रिटन फॉर्म में हो सकता है या फिर ओरली हो सकता है, मौखिक रूप से हो सकता है या फिर करके सीखने पर हो सकता है, प्रायोगिक हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि टेस्ट आपका किसी भी प्रकार का हो, लेकिन टेस्ट लिया क्यों जाता है। देखिए, जब आपने कोई किसी बच्चे को कोई चीज सिखाई तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि वो बच्चा वो चीज सीखा है या नहीं। अगर आप ये चीज नहीं चेक करेंगे कि बच्चा वो चीज सीख रहा है या नहीं सीख रहा, तो आपका सिखाने का पर्पस खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप बिना जांचे बच्चे को आगे का प्रोसेस करते जाएंगे तो एक टाइम पे ऐसा आएगा कि आपको रियलाइज होगा कि आप बच्चा कुछ सीख ही नहीं पाया। ठीक है, तो मूल्यांकन बहुत जरूरी है, ये जांचना बहुत जरूरी है कि आप जो चीज सिखा रहे हैं वो बच्चा सीख पा रहा है या नहीं सीख पा रहा। तो यही सीखने की जो प्रक्रिया होती है, इसे कैसे जांचते हैं हम? परीक्षा द्वारा जांचते हैं शिक्षण प्रक्रियाओं को। कैसे? कि बच्चों का टेस्ट ले लेते हैं। जैसे हमने रिटर्न फॉर्म में ले लिया, तो रिटर्न फॉर्म में हमने देखा कि बच्चे को जो हमने टॉपिक समझाया या फिर जो भाषा हम सिखा रहे हैं उसे, वो बच्चा भाषा प्रयोग करना जानता है या नहीं जानता, या फिर लिखना जानता है या नहीं जानता। ठीक है, तो बात करें परीक्षा के, देखिए परीक्षा को भी इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला है लिखित परीक्षा, दूसरा है मौखिक, तीसरा है प्रायोगिक। आपका रिटर्न फॉर्म में ओरली और आपका प्रैक्टिकली आप किस कैसे बच्चा सीखता है। तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंस स्कूल्स में दी जाती है वो होती है आपकी लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा के कुछ अपनी भी विशेषताएं हैं, जैसे कि आप साल भर बाद भी बच्चे का एक रिकॉर्ड देख सकते हो कि 6th क्लास में बच्चा कैसा था और 7th में उसका परफॉर्मेंस अप हुआ है या डाउन।
तो लिखित जो परीक्षा होती है वो इसलिए भी ज्यादा बेहतर मानी जाती है। जितने भी हमारे मनोवैज्ञानिक थे उन मनोवैज्ञानिकों ने लिखित परीक्षा को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना। अब क्यों माना? देखिए, एक तो आप रिकॉर्ड मेंटेन रख सकते हो, ठीक है। दूसरा, आपके पास बच्चे का ये एक जो विकास का स्तर है वो हमेशा रहेगा कि बच्चे ने 6th क्लास में क्या सीखा था, 7th में क्या सीखा, 8th में क्या सीखा और वो 10th में क्या सीख रहा है। मतलब उसका जो विकास का स्तर है वो उसकी कक्षा के अनुसार अप हो रहा है या फिर गिर रहा है या फिर सामान्य चल रहा है। ये सारी चीजें जब आप मेंटेन रखते हो लिखित परीक्षा में तो आपको बच्चे का सारी चीजों के बारे में पता चलता रहता है। और जैसे कि आप जानते ही हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में हम बच्चे के हर पहलू को जांच करते हैं कि बच्चा गेम्स में कैसा है, किस तरीके से चीजों को सीखता है। तो इसीलिए ये जरूरी भी है कि बच्चे का एक रिटर्न फॉर्म में बच्चे का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए। देखिए, अब लिखित परीक्षा भी 3 प्रकार की होती है। पहला है आपका निबंधात्मक परीक्षा, जिसमें कि आप ऐसे टाइप आंसर लिखते हैं। इसमें क्या होता है कि आपके पास आप बच्चे को 10 से 12 क्वेश्चन देते हो और उसमें से बच्चे को 6 से 7 क्वेश्चन करने होते हैं। तो इसमें क्या होता है, बच्चा अपनी लैंग्वेज थोड़ा सा चीजें अपने हिसाब से भी लिख सकता है, ठीक है, क्योंकि निबंधात्मक प्रश्न होते हैं तो इसमें काफी कुछ लिखना होता है। तो बच्चे का जो थॉट प्रोसेसिंग है किसी सब्जेक्ट को लेकर या फिर किसी चीज को लेकर, इसमें हम टीचर एज अ टीचर आप ये जान सकते हैं कि बच्चा उस सब्जेक्ट या उस क्वेश्चन के बारे में क्या सोचता था निबंधात्मक प्रश्न में। अब बात करें लघु उत्तरीय परीक्षा। देखिए, लघु उत्तरीय परीक्षा जो होती है हमारी, इसमें हम बात करते हैं जब आंसर हमारे छोटे 1-2 लाइन के होते हैं, ठीक है, तो उन्हें हम लघु उत्तरीय परीक्षा कहते हैं। और ये इंपॉर्टेंट किस लिए होते हैं? देखिए, जैसे हमारे स्कूल का सिलेबस काफी वाइल्ड वे में होता है, मतलब काफी बड़ा होता है, ठीक है। तो जब काफी बड़ा सिलेबस है तो निबंधात्मक परीक्षा में हम इतना बड़ा सिलेबस कवर नहीं कर पाते, लेकिन लघु उत्तरीय परीक्षा में हम बड़े सिलेबस को भी इजीली कवर कर सकते हैं, ज्यादा क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और बच्चे की विषय पर पकड़ कितनी है ये सब चीजें जान सकते हैं। अब बात करते हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षा। जैसे कि वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जैसे कि आपका सीटेट में आता है या फिर अदर कोई भी टेस्ट, इवन अब तो गवर्नमेंट के कोई भी एग्जाम है उनमें आपका वस्तुनिष्ठ परीक्षा के द्वारा ही क्वेश्चंस के पैटर्न में ही आता है। तो बात करें इसमें क्या होता है कि आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और आप टिक करते हैं या फिर आप, इसमें क्या होता है, एक फिक्स्ड आंसर होता है आपके पास। फिक्स्ड आंसर कैसे? जैसे कि आप देखिए कि आपसे किसी ने पूछा कि हम भारत का संविधान किसके द्वारा लिखा गया या किसने लिखा, ठीक है, क्वेश्चन हो सकता है लैंग्वेज चेंज हो, लेकिन इसका आंसर चाहे 10 साल बाद भी आप देखोगे तो आंसर इसका यही होगा कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने भारत का संविधान लिखा था। तो जिसके फिक्स्ड आंसर होते हैं उन्हें हम वस्तुनिष्ठ परीक्षा में पूछ सकते हैं। अब इसमें इसका फायदा क्या है? एक तो इसमें काफी बड़ा सिलेबस भी आप कवर कर सकते हो, दूसरा समय कम लगता है, ठीक है, तीसरी चीज टीचर के लिए इजी होता है चेक करना, चौथी चीज कि इसमें आप इतना बड़ा सिलेबस कवर कर सकते हो और बच्चे की नॉलेज जान सकते हो कि उस सब्जेक्ट को बच्चे ने किस तरीके से पढ़ा है और वो कितना जानता है इस सब्जेक्ट के बारे में। अब बात करें मौखिक परीक्षा के बारे में, तो मौखिक परीक्षा हमारा ओरली फॉर्म में, मतलब टीचर आप बच्चे से कुछ पूछेंगे ओरली, बच्चा भी आपको ओरली आंसर देगा, ठीक है। तो ये भी काफी यूजफुल है। इसे आप कभी यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपने क्लास में कुछ पढ़ाया, उसी टाइम आपने बच्चे से क्वेश्चन पूछ लिया, या फिर आपने आज कुछ पढ़ाया,
कल आकर बच्चों से आपने ये पूछा कि बच्चों ये बताओ कल जो मैंने टॉपिक आपको पढ़ाया था उसमें ये क्वेश्चंस किस तरीके से होगा या फिर किस तरीके से आप करोगे, अपनी लैंग्वेज में बताओ। तो इसमें आपका भी एक इंटरेस्ट बना रहेगा कि बच्चा किस तरीके से सीख रहा है और बच्चा भी एक्टिव रहेगा कि वो चीजें सीखता जा रहा है। अब बात करें प्रायोगिक परीक्षा। देखिए, इसे हम करके सीखने को भी कहते हैं, विधि कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें है ना प्रैक्टिकल फॉर्म में आपसे बच्चों को लैब वगैरह में प्रयोग की करवाए जाते हैं। तो बेसिकली ये ज्यादातर मैथ्स एंड साइंस के लिए होता है। ठीक है, अब बात करें हम अपने 4th पॉइंट के बारे में, जिसे हम कहते हैं निरीक्षण। निरीक्षण को इंग्लिश में हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि टीचर एकदम शांति से बैठा होता है क्लास में और बच्चों को ऑब्जर्व करता है। ठीक है, क्लास में वो ऑब्जर्व करता है कि कौन सा बच्चा किस तरीके से भाषा यूज करता है या फिर वो किस तरीके से अपनी क्लास में इंटरेक्ट कर रहा है या फिर चीजें वो किस तरीके से करता है। तो इसमें क्या होता है कि टीचर सारा कुछ ऑब्जर्व करता है और उसे ध्यान में रखते हुए, ठीक है, जब वो इन सब चीजों को ऑब्जर्व करता है तो उससे एक रिजल्ट बनाने में भी इजी होता है। क्यों? क्योंकि उसने खुद से वो चीजें ऑब्जर्व की होती हैं कि बच्चा किस तरीके से सीखता है और किस तरीके से वो व्यवहार करता है क्लास में, या फिर किस तरीके से वो क्लास में अच्छा है, बुरा है, कुछ भी। ठीक है, तो सारा कुछ टीचर ऑब्जर्व करता है। अब बात करें हमारे 5th पॉइंट के बारे में, जिसे हम कहते हैं पोर्टफोलियो। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि पोर्टफोलियो जो है इसमें क्या होता है, जैसे कि आपका एक सीवी होता है ना, सीवी की तरह आपका बच्चे की एक फुल डिटेल लिखी होती है पोर्टफोलियो में। उसमें क्या होता है कि बच्चे का फुल डिटेल, पेरेंट्स कहाँ से आता है, क्या है, उसका रिजल्ट कैसा रहा है, ये सारा कुछ मेंटेन होता है। ठीक है, तो इसमें जो टीचर होता है वो ये चीज चेक करता है कि बच्चे की दक्षता क्या है, मतलब किस चीज में बच्चा दक्षता प्राप्त कर रहा है, या फिर किस चीज में वो अच्छा है, या फिर किस चीज में वो अच्छा कर सकता है लेकिन नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो ये सारा कुछ हम किस में पढ़ते हैं? पोर्टफोलियो में। अब देखिए, इसमें एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि पोर्टफोलियो किस लिए यूज होता है। तो पोर्टफोलियो बच्चे की दक्षता देखने के लिए कि बच्चा किस सब्जेक्ट में कितना दक्ष है या फिर किस सब्जेक्ट में वो सीख रहा है। ठीक है, तो ये सब चीजें जब चेक करनी होती है तो हम पोर्टफोलियो का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं 6th पॉइंट के बारे में, जिसमें है विभिन्न प्रतियोगिताएं। देखिए, विभिन्न प्रतियोगिताएं जैसे बच्चे सिंगिंग में कैसे हैं, डांसिंग में कैसे हैं, गेम्स में कैसे हैं, ये सारी चीजें। तो इन सब चीजों के, जैसे कि हम बात करते हैं बच्चे के सर्वांगीण विकास में, तो हमें सर्वांगीण विकास में इन चीजों को हम साइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब इन चीजों को साइड नहीं कर सकते तो इन्हें भी हमें ध्यान में रखना होता है और बच्चों के रिजल्ट बनाते टाइम, उनको जांचते टाइम इन सब चीजों का भी ध्यान रखना होता है। अब बात करें लास्ट पॉइंट के बारे में, रेटिंग स्केल। देखिए, रेटिंग स्केल क्या होता है, इसमें आप बच्चे को एक रेटिंग देते हो। देखो, जैसे आपने पूरा रिजल्ट बना लिया बच्चे का, तो अब आपने उसे रेटिंग दे दी कि ये बच्चा एवरेज है, सामान्य बालक है, ठीक है, या फिर बिलो एवरेज है, सामान्य से नीचे है, या फिर एक्सलेंट है, गुड है, वेरी गुड है। ये सारी जो रिजल्ट में होता है, ये आप रेटिंग देते हैं कि बच्चा कहाँ स्टैंड कर रहा है। अब बात करें हम, जैसे कि आप जान ही हैं कि हम बच्चे के लिए परीक्षा कितनी इंपॉर्टेंट होती है, उसके मूल्यांकन के लिए, उसके सर्वांगीण विकास की जांच करने के लिए। तो इसीलिए प्रश्न पत्र का जो निर्माण करते हैं हम,
उसे भी हमें, जो हम ब्लूप्रिंट बनाते हैं उसे भी हमें इस तरीके से बनाना चाहिए जिसे एक ऑर्गेनाइज वे में, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी प्रश्न पत्र बना दें और बच्चे से कहें कि कर लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको भी ऑर्गेनाइज वे में एक प्रश्न पत्र का निर्माण करना हो चाहिए, एक ब्लूप्रिंट बनाना चाहिए जिसमें कि आपके उद्देश्य, आपकी चीजें निश्चित हो, ठीक है। मतलब आप चीजें पहले से ही फिक्स्ड करके रखें, ठीक है। तो इसे बनाते टाइम, प्रश्न पत्र को बनाते टाइम आपको क्या बातें ध्यान में रखनी होती हैं उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, जब आप ब्लूप्रिंट बनाते हैं तो क्या चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए। पहला है आपका प्रश्न पत्र का उद्देश्य, ठीक है। उद्देश्य क्या है आपका, ठीक है। आप देखिए, आप साइंस के टीचर हैं तो आपका उद्देश्य यही होगा ना कि बच्चा साइंस में किस तरीके से परफॉर्म करता है, किस तरीके से चीजें सीखता है। अब आप उसमें मैथ्स का कुछ नहीं घुसा सकते, ठीक है। जब आपको साइंस का ही सारी चीजें पूछनी है, साइंस की नॉलेज जाननी है, तो उसमें साइंस से ही रिलेटेड आप क्वेश्चन, तो एक उद्देश्य निश्चित होना चाहिए कि आपको साइंस सब्जेक्ट के बारे में ही आपको बच्चे से क्वेश्चंस करने हैं। दूसरा है आपका प्रश्न पत्र को हल करने का संभावित समय। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब आप ब्लूप्रिंट बना रहे हो, ठीक है, तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चंस आप क्वेश्चन पेपर में लिख रहे हो उन्हें हल करने के लिए बच्चा कितनी देर में उन क्वेश्चंस को हल कर सकता है। अगर आप ज्यादा बड़ा क्वेश्चन पेपर बना देंगे, 3 घंटे का पेपर है और आपने क्वेश्चन पेपर आपने 4 या 6 घंटे का बना दिया, तो बच्चा कैसे हल कर पाएगा। तो ये भी बहुत जरूरी है कि आपको उसका संभावित समय पता होना चाहिए, बच्चे के हिसाब से, आपके हिसाब से नहीं, ठीक है। बच्चे उसे कितने टाइम में पूरा कर सकते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तीसरा है प्रश्नों का कठिनाई का स्तर। देखिए, प्रश्नों का कठिनाई का स्तर जो है, इसमें हम बात करते हैं, जैसे कोई बच्चा है जो 6 क्लास का है, अब आप उसे 9th का क्वेश्चन तो दे नहीं सकते। मतलब कठिनाई का जो स्तर होगा वो उसकी क्लास के अकॉर्डिंग, उसकी एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये नहीं कि आप 6 क्लास के बच्चे को 8th क्लास का क्वेश्चन या 7th क्लास का क्वेश्चन उठा के दे दें, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। अब 4th जो हमारा है, विकल्प दिया जाना चाहिए। देखिए, विकल्प देने का ये फायदा होता है कि बच्चे को एक चॉइस मिल जाती है और उसके लिए एक इजी हो जाता है एग्जाम को क्लियर करना। कैसे? देखिए, जब हम विकल्प दिए बिना बच्चे को कोई क्वेश्चन पेपर देते हैं तो बच्चे के पास चॉइस तो है नहीं, तो उसे जब उन्हीं में से ही सब कुछ लिखना है तो उसके पास है ना एक लिमिटेड सोर्सेज हो जाएगा लिखने का। लेकिन जब हम विकल्प उसे देते हैं तो उसके पास काफी सारे चॉइस होती हैं लिखने के लिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, तो विकल्प भी दिया जाना चाहिए। अब बात करें 6th पॉइंट के बारे में, प्रश्न पत्र का खंडों में विभाजन। देखिए, अब खंडों में विभाजन इसका क्यों होना चाहिए। देखिए, जैसे कि आपने देखा, आपने एक 30 मार्क्स और 100 मार्क्स का आपने क्वेश्चन पेपर बनाया जिसमें कि आपने उसे खंड में विभाजित किए बिना ही क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट कर दिया, ठीक है, बना दिया। तो उसमें क्या होगा, बच्चा कंफ्यूज होता रहता है। अगर आप उसे खंड में विभाजित कर दोगे, जैसे कि फर्स्ट टू 10 क्वेश्चन आपके 1 मार्क वाले होंगे, ठीक है, या फिर का खंड आपका 1 मार्क वाला है, तो बच्चे को ये याद रहेगा कि जब वो क्वेश्चंस कर रहा है तो 1 मार्क वाले उसके 1 से 10 तक उसके 1 नंबर वाले हैं। सेकंड खंड जो होगा उसमें आप डिवाइड कर दो कि 2 से 3 मार्क्स वाले आपके, ठीक है, 2 से 3 मार्क्स वाले आपके क्वेश्चंस खा में है, तो खा खंड में है। तो इसमें क्या होता है, बच्चे को एक तो पता होता है कि कौन से खंड में किस तरीके से, और उसे इजी होता है अपने क्वेश्चन पेपर को हल करना,
ठीक है, उसके पास चॉइस अच्छे से मिल जाती है और बच्चा एक ऑर्गेनाइज वे में अपने क्वेश्चन पेपर को करने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि जो ज्यादा क्वेश्चंस, जो ज्यादा नंबर वाले क्वेश्चंस होंगे, बच्चा कोशिश यही करेगा कि उन्हें वो ना छोड़े। तो इसीलिए जरूरी है कि आप उसे खंडों में विभाजित कीजिए। लास्ट हमारा है विषय वस्तु का अधिभार। अब देखिए जैसे कि हम साइंस की बात करें या फिर एसएसटी की बात कर लेते हैं, हमें बच्चे से पूछना है एसएसटी के बारे में, हमें उसकी एसएसटी की नॉलेज जाननी है। तो एसएसटी का उसमें अधिभार मतलब अधिकता होनी चाहिए। ठीक है, हमें उसमें एसएसटी का एक चीज दिखनी चाहिए कि हाँ, ये कोई भी अगर देखेगा तो वो एसएसटी के ही क्वेश्चंस होने चाहिए। ये नहीं कि आप कुछ भी कोई भी सब्जेक्ट उसमें हिंदी घुसा दें या फिर कोई और अदर सब्जेक्ट आप उसमें घुसा दें। अब बात कर लेते हैं मूल्यांकन की विशेषताओं के बारे में। देखिए, मूल्यांकन जरूरी इसलिए भी है कि आप हर चीज मेंटेन रखते हैं, तो इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। पहला बात करते हैं यथार्थवाद। यथार्थवाद में बात करें कि जैसे आप क्लास में कुछ पढ़ा रहे हैं, ठीक है, पढ़ा रहे हैं और आपने देखा या आप पढ़ा रहे हैं तो उस टाइम पे आप बच्चे से क्वेश्चन भी उसी विषय के बारे में करेंगे। ठीक है, ये नहीं कि आप पढ़ा हिंदी रहे हैं और इंग्लिश का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यथार्थवाद होना चाहिए, मतलब जो आप पढ़ा रहे हैं उसी से ही रिलेटेड आप उससे क्वेश्चन पूछेंगे, उसी से ही रिलेटेड आप उसका मूल्यांकन करेंगे। दूसरा है विश्वसनीयता। देखिए, विश्वसनीयता का मतलब है कि आप जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ठीक है, वो क्वेश्चंस 10 साल बाद भी वैसे ही हो, उसमें विश्वसनीयता हो। ऐसे आप क्वेश्चन पूछने की कम ही कोशिश कीजिए जिनके आंसर्स चेंज होते रहते हैं। मतलब आपको क्वेश्चंस इस तरीके के पूछने हैं जिनमें कि आपके क्वेश्चन का आंसर जो होता है वो क्वाइट सिमिलर होता है। ठीक है, मतलब 10 साल बाद भी आपका सेम ही आंसर होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि चेंज। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत का संविधान किसने लिखा? भीमराव अंबेडकर ने। तो 10 साल बाद भी ये क्वेश्चन जो होगा वो लोग पूछेंगे तो आंसर इसका यही होगा, चाहे आप लैंग्वेज चेंज कर दो। तो ये क्या है? विश्वसनीयता होती है। ठीक है, जांच में सुगमता। देखिए, अब इसमें बात करते हैं कि आपको क्वेश्चंस पेपर जो बनाना है वो उस तरीके से बनाना है कि जांच करने में भी मतलब इजी हो। ये ना हो कि आपने क्वेश्चन पेपर तो बना दिया लेकिन आप ही नहीं चेक करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चौथा है वस्तुनिष्ठता। देखिए, वस्तुनिष्ठता और ये विश्वसनीयता दोनों ही एक थोड़े से सिमिलर मान लीजिए। इसमें हम बात करते हैं जिन क्वेश्चंस का आपका एक फिक्स्ड आंसर जो होता है ना, उसके बारे में। मतलब 10 साल बाद या 2 साल बाद या 5 साल बाद आप बच्चे से क्वेश्चन पूछोगे तो उसका आंसर एक फिक्स्ड होगा। ठीक है, तो जैसे कि हमारा ये विश्वसनीयता, इसमें ही वस्तुनिष्ठता में भी हम उसी के ही बारे में बात करते हैं जिस क्वेश्चन का आंसर एक फिक्स्ड हो। बात करते हैं लास्ट 5th पॉइंट के बारे में कि वैज्ञानिकता। वैज्ञानिकता का मतलब है, जैसे कि आप देखते ही होंगे कई बार हमारे क्लास में पढ़ाते टाइम ऐसी कोई चीजें आ जाती हैं कि जिनका एक मोटिव वैज्ञानिक व्यू से अगर हम देखें, ठीक है, साइंटिफिक वे से हम देखें तो वो गलत बात है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछने की कोशिश कीजिए जिनका एक वैज्ञानिकता भी सिद्ध हो। ठीक है, मतलब साइंटिफिक वे में भी वो क्वेश्चन सही हो। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट के बारे में। लास्ट है हमारा भाषा। अब भाषा, देखिए, जब आप बच्चे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं सबसे ज्यादा जरूरी है भाषा। क्यों? देखिए, जब आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं या समझा रहे हैं या कुछ पूछ रहे हैं या क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं तो आपकी भाषा हमेशा सरल एवं सुगम होनी चाहिए।
ठीक है। ये नहीं कि आप भाषा ऐसी कर दें, ऐसा क्वेश्चन इस तरीके से भाषा पूछे, वो क्वेश्चन पूछे बच्चे से कि बच्चा कंफ्यूज ही हो जाए। आपको इजी लैंग्वेज यूज करनी है, मतलब बच्चे को इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछना है कि बच्चा समझ पाए, ठीक है। तो इसलिए आपका भाषा भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मूल्यांकन की विधि में, वो मूल्यांकन की विशेषताओं में। तो अब यहाँ पर ये हमारी वीडियो खत्म होती है। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी चीज समझ ना आई हो या फिर कोई भी चीज अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही यूजफुल चैप्टर वाइज सीरीज हम लाते रहते हैं हमारे चैनल पर, और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।